हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। हमारे इस बुलेटिन में हम आपको मुखातिब कराएंगे देश और प्रदेश की मुख्य खबरों से। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शाम 5 बजे हरियाणा की बात करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से वो प्रदेश की जनता से मुखातिब होंगे। सूत्रों के अनुसार प्रदेश में कोरोना की वजह से बन रहे हालातों पर और किसानों के मुद्दे पर कर सकते हैं बातचीत। देश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो गई है। इसकी चपेट में नए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार भी आ गए हैं। सुशील चंद्रा और राजीव कुमार कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सुनील अरोड़ा की विदाई के समय सुशील चंद्रा को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। यमुनानगर में नाइट कर्फ्यू के दौरान बेवजह बाहर घूमने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। यमुनानगर के एसपी ने नाइट कर्फ्यू के दौरान लिए जिले के अलग अलग हिस्सों का दौरा और नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की। और वहीं सिटी एसएचओ सुखबीर सिंह ने बताया कि कोई इमरजेंसी होने पर ही नाइट कर्फ्यू के दौरान लोग बाहर निकलें। अगर कोई भी बिना किसी वजह के नाइट कर्फ्यू के दौरान बाहर घूमता दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते भिवानी पुलिस अलर्ट मोड पर है। यही वजह है कि पुलिस गली गली जाकर लोगों को मास्क पहनने, 2 गज की दूरी मेंटेन करने और बार बार हाथ धोने की सलाह दे रही है। भिवानी ट्रैफिक पुलिस के प्रभारी विक्रांत माइक हाथ में लेकर लोगों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों को मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर विक्रांत के अनुसार पहले लोगों को समझाया जा रहा है और उसके बाद अगर कोई लापरवाही करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसके चालान काटे जाएंगे। उन्होंने बताया कि जागरूकता ही एकमात्र उपाय है जिससे कोरोना को हराया जा सकता है। वहीं दुकानदारों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि जिस तरह से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों को खुद भी समझना होगा और दूसरों को भी समझाना होगा। दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक में फैसला हुआ। लॉकडाउन के आज पहले दिन दिल्ली की सड़कों पर भीड़ भाड़ कम है। दिल्ली में यह लॉकडाउन 26 अप्रैल की सुबह तक लागू रहेगा। इस दौरान बेवजह बाहर निकलने पर मनाही है और वीकेंड लॉकडाउन जैसी ही पाबंदियां हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि हर कोई इस लड़ाई में अपनी मदद जरूर करे। उन्होंने कहा कि हमने हर चीज जनता के समक्ष रखी है। हर रोज टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन से कोरोना नहीं जाता, सिर्फ स्पीड पर ब्रेक लगता है। यह लॉकडाउन छोटा ही रहेगा। इस दौरान हम दिल्ली में बेड्स की संख्या को भी बढ़ाएंगे। जिले में लॉकडाउन के ऐलान के बाद आनंद विहार, कौशांबी बस अड्डे से यूपी और बिहार के दूर दराज शहरों के प्रवासी लोग पलायन करने लगे हैं। यहां एक बार फिर से 2020 जैसी भीड़ उमड़ पड़ी है। सोमवार को दिन भर आनंद विहार स्टेशन पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और लोग यहां पर इस आशा में बैठे रहे कि किसी भी तरीके से वो अपने घरों तक पहुंच जाएं। हालांकि लॉकडाउन के ऐलान के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा था कि वो दिल्ली छोड़कर ना जाएं। दिल्ली सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी और ख्याल भी रखेगी। अरविंद केजरीवाल की अपील के उलट प्रवासी लोगों ने दिल्ली छोड़कर जाना शुरू कर दिया है। आनंद विहार, कौशांबी बस अड्डे पर जिस तरह की भीड़ नजर आ रही है, उससे साफ है कि सीएम की अपील का कोई असर नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन के साथ ही दिल्ली मेट्रो ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कई स्टेशन पर एंट्री बंद कर दी है, जिनमें नई दिल्ली, चांदनी चौक, कश्मीरी गेट, राजीव चौक, एमजी रोड मेट्रो स्टेशन शामिल हैं।
दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन की ओर से जारी सूचना के अनुसार इन सभी स्टेशनों पर अस्थायी रूप से प्रवेश बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मेट्रो परिसर में सभी नियमों का सख्ती से पालन करने की भी हिदायत दी गई है। दिल्ली में पाबंदियों का ऐलान होते ही दिल्ली के बाजारों में हलचल बढ़ गई है। दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में शराब की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ बढ़ गई है। लोग एक एक पेटी शराब, बियर की बोतलें खरीद कर ले जा रहे हैं। सिर्फ यहां ही नहीं बल्कि दरियागंज और अन्य कई क्षेत्रों का भी यही हाल देखने को मिला। दिल्ली में लॉकडाउन के ऐलान के बाद गुरुग्राम में भी शराब के ठेकों पर लंबी लाइनें लग गई। नियमों को ताक पर रखकर शराब बेची गई। कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। 1 मई से 18 साल से ऊपर की उम्र वाले सभी लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही। बीते 24 घंटे में 6,842 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिनमें से गुरुग्राम से 1,809, फरीदाबाद से 1,080, सोनीपत से 588 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। और वहीं कोरोना के हिसाब से 527, करनाल से 215, सिरसा से 119, पानीपत से 351 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि एक दिन में कोरोना से 33 लोगों ने जान गंवाई है। हरियाणा में कुल मरीजों का आंकड़ा 3,63,000 के पार पहुंच चुका है। इलाज के बाद अब तक 31 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज रिकवर हो चुके हैं। 24 घंटे में 3600 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। पंचकुला में कोरोना के इलाज से जुड़े जीवन रक्षक इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी का मामला सामने आया, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए एक फार्मासिस्ट को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि फार्मासिस्ट रेमडेसिविर का इंजेक्शन 13,000 रुपए में बेच रहा था। पंचकूला पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा ने बताया कि उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करके फार्मासिस्ट को अवैध रूप से रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किया है। मौके पर ही आरोपी शिव कुमार के पास से रेमडेसिविर के कुल 18 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 28 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही। इसी बीच सोमवार को अस्पतालों में बेड की व्यवस्था को लेकर बैठक हुई, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी टीएस गुप्ता का बयान सामने आया है। टीएस गुप्ता ने कहा कि तैनात एचसीएच स्तर के अधिकारी निजी अस्पतालों की बेड व्यवस्था पर नजर रखेंगे। कोविड गुरुग्राम पोर्टल पर बेड व्यवस्था को हर 2 घंटे में अपडेट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हम दिल्ली को भी ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। हमारे पास ऑक्सीजन की प्रोडक्शन सरप्लस में मौजूद है। जिले के निजी अस्पतालों में 70% बेड को आरक्षित किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की वर्चुअल उपस्थिति में सोमवार को गुरुग्राम स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क के रखरखाव और विकास के लिए गुरुग्राम नगर निगम और हीरो मोटोकॉर्प के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सीएसआर फंड से विकसित किए गए 3 प्रोजेक्ट भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनता को समर्पित किए। 3 प्रोजेक्ट जनता को समर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समय की आवश्यकता के हिसाब से कुछ विषय उभर कर आते हैं और साथ ही सीएम ने कहा कि सीएसआर फंड का इस्तेमाल समाज के ऐसे विषयों के लिए किया जाना चाहिए जिससे जरूरतें पूरी हों। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज हमारे सामने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, पानी का प्रबंधन और युवा स्किलिंग ऐसे विषय हैं जिन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इनमें युवाओं की स्किल डेवलपमेंट बड़ा विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा स्टेट सीएसआर ट्रस्ट की कल्पना इसी को ध्यान में रखते हुए की गई है। हरियाणा में कोरोना की आशंका पर गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया। विज ने कहा कि हरियाणा में लॉकडाउन पर विचार नहीं कर रहे। ऐसे समय में मुफ्तखोरी या फिर मुनाफाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। कोरोना को लेकर स्टेट और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई है और जो भी दायित्व दिए गए हैं उनका निर्वहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही, जिसके कारण वो हरियाणा में आ रहे हैं। देश भर में संसाधनों की कमी के सवाल पर अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने परिवार सहित चंडीगढ़ में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। इस दौरान ओपी धनखड़ ने सभी से कोविड नियमों के पालन करने की अपील की। धनखड़ ने कहा कि मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखें। सिरसा में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए विभिन्न विभागों में कैंप भी आयोजित किए जा रहे हैं। हरियाणा रोडवेज की कर्मशाला में खैरपुर प्राइमरी हेल्थ सेंटर की ओर से वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें रोडवेज कर्मचारियों और उनके परिजनों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। और वहीं कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला न्यायालय में सोमवार से जरूरी मामलों की ही सुनवाई होगी। सामान्य केसों में फिलहाल अगली तारीख दी जाएगी। बता दें कि जिला और सत्र न्यायाधीश ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और वहीं हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार काम किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। नाइट कर्फ्यू के दौरान जिले में लोगों की गैर आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिबंध है। चरखी दादरी में एसपी ने डीएसपी एसएचओ सहित रात में साइकिल पर घूमकर जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान बिना किसी जरूरी काम से मिले लोगों के मास्क, मोटर व्हीकल एक्ट और शराब का सेवन किए लोगों के पुलिस ने चालान काटे। नाइट कर्फ्यू के दौरान अब सिरसा पुलिस पूरी तरह से सख्त हो गई है। सिरसा में शहर थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने नाइट कर्फ्यू के चलते शहर का राउंड लगाया। राउंड के दौरान घंटाघर चौक पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की गई और लोगों को कर्फ्यू के बारे में समझाया गया। इस दौरान 2 बच्चे बाइक पर सवार होकर आए। जब उनसे मास्क के बारे में पूछा गया तो वो बोले फैक्ट्री में भूल गए। और इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की ओर रुख लेते हैं। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा करें, जो कि सोनीपत से सामने आ रही है, जहां 24 घंटे में कोरोना के 698 नए केसेस सामने आए हैं और सोनीपत में 3 मरीजों ने कोरोना संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया है, जान गंवा दी है। और जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 20,995 हो चुका है। ये चिंताजनक आंकड़े। सोनीपत डीसी श्यामलाल पुनिया भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिले में कोरोना से अब तक 98 लोगों की मौत हो चुकी है। तो सोनीपत में कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जिले में अब एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 4069 हो चुकी है और 24 घंटे में 698 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं और सोनीपत से 3 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ा है। और जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 20,995 हो चुका है। 20,000 यह आंकड़ा पार हो चुका है। सोनीपत के डीसी श्यामलाल पुनिया भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्थिति बेहद गंभीर मानी जाए। जिले में अब तक 98 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के चलते हो चुकी है। तो यहाँ जो क्षेत्र राजधानी दिल्ली से सटे हुए हैं वहां कोरोना का कहर लगातार जारी है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी कह चुके हैं कि प्रदेश में जितने आंकड़े सामने आ रहे हैं उनका 50% जो है वो गुरुग्राम से, फरीदाबाद से और सोनीपत से सामने आ रहा है। तो ऐसे में जो आंकड़े हैं वो सबसे ज्यादा सोनीपत से, गुरुग्राम से और फरीदाबाद से दर्ज किए जा रहे हैं। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट बुलेटिन की ओर। बहादुरगढ़ में कोरोना के संक्रमण के चलते और लॉकडाउन के खौफ से प्रवासी श्रमिकों ने पलायन करना शुरू कर दिया है और इसी कारण बसों और ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है।
श्रमिकों का कहना है कि अधिकतर फैक्ट्री मालिकों ने उनका वेतन रोकना शुरू कर दिया है। वहीं अब फिर से कंपनियों और फैक्ट्रियों में लेबर की कमी का डर भी सताने लगा है। रेवाड़ी में कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी देखी जा रही है। इससे पहले राजस्थान के भिवाड़ी से रेवाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई की जा रही थी और राजस्थान में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राजस्थान ने ऑक्सीजन सिलेंडरों पर सप्लाई पर रोक लगा दी है। कैथल में पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को कोरोना से बचाव के लिए फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर और फर्स्ट एड किट वितरित की। सिरसा के बस स्टैंड और महाराणा प्रताप चौक पर पुलिस ने विशेष अभियान चलाया, जिसमें सड़कों पर मास्क न पहनने वाले लोगों को चालान किए गए। पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने बहुचर्चित सोनपेड़ अग्निकांड मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट में सभी आरोपियों की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई थी। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी गई थी। बचाव पक्ष ने सुनवाई के दौरान दावा किया था कि जो भी नामजद आरोपी हैं, उनकी हत्या में किसी तरह की कोई भी सहभागिता नहीं थी। गौरतलब है कि फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में 20 अक्टूबर 2015 को हुए अग्निकांड में 2 बच्चों की मौत हो गई थी और उनके माता पिता भी झुलस गए थे। गोहाना उपमंडल के सरकारी राशन डिपो होल्डरों ने मीटिंग की। मीटिंग कोरोना काल में राशन वितरण के बाद मिलने वाले कमीशन को लेकर हुई। डिपो होल्डरों ने बताया कि दूसरे मंडलों में सभी डिपो होल्डर्स को कमीशन मिल चुका है, लेकिन उनका भी कमीशन बकाया है। डिपो होल्डरों की मांग है कि जल्द से जल्द उनका कमीशन दिया जाए। बल्लभगढ़ में प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी के चलते अभिभावकों ने स्कूल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चे कई सालों से स्कूल में पढ़ रहे हैं। ऐसे में उन बच्चों से एनुअल चार्ज लेना पूरी तरह से गलत है। एनुअल चार्ज और एडमिशन फीस नए विद्यार्थियों से ही ली जा सकती है। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा निदेशालय का फीस को लेकर 18 अप्रैल को ऑर्डर जारी हुआ था, जिसमें लॉकडाउन के चलते निजी स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस लेने की बात कही थी, लेकिन स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस वसूलना शुरू कर दिया है। सिरसा में हिसार रोड स्थित नेशनल कॉलेज में छात्र छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने प्राचार्य संदीप गोयल का पुतला फूंककर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कॉलेज में रेगुलर कक्षाएं लगाने की मांग को लेकर शुक्रवार को छात्राओं का प्रतिनिधिमंडल प्राचार्य से मिलने गया था और इसी दौरान कॉलेज प्राचार्य संदीप गोयल ने छात्राओं से कहा कि कॉलेज जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। छात्राएं पढ़ाई तो करती नहीं, सारा दिन पार्क में बैठती रहती हैं, बुला बुलाकर उन्हें पढ़ाना पड़ता है। इसी को लेकर छात्रों में रोष फैल गया। हरियाणा में शनिवार और रविवार को किसानों के लिए मंडी बंद रही। किसानों का गेहूं नहीं खरीदा गया क्योंकि मंडी में गेहूं काफी मात्रा में पड़ा हुआ था और इसीलिए सरकार की ओर से 2 दिन किसानों की खरीद पर रोक लगाई गई। लेकिन सोमवार को जब हरियाणा न्यूज की टीम ने मंडी का जायजा लिया तो किसान काफी परेशान नजर आए। मंडी में मौजूद किसान ने बताया कि पिछले 15 दिनों से उनका गेहूं मंडी में पड़ा हुआ है। 2 दिन मंडी बंद रहने की वजह से उन्हें डबल किराया लग रहा है, जिससे आर्थिक परेशानी हो रही है। पलवल में टाटा के नाम से बाजार में नकली नमक बिक रहा। पुलिस ने 10 क्विंटल नकली नमक को बरामद किया। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में पुलिस पर मारपीट का आरोप है। दरअसल मास्क को लेकर पुलिस और एक युवक के बीच में विवाद हो गया था, जिसके बाद युवक के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पुलिस को मास्क पहनने को लेकर मारपीट हुई। पृथला के थाना छायसा क्षेत्र में 2 युवकों पर नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पीड़िता को घर से उठाकर ले गए और उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया।
पीड़िता ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि पुलिस ने पीड़िता को करंट लगाने और उसके मां बाप को जेल में बंद करने की धमकी दी है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। सीआईए सिरसा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए 7 चोरी के मोटरसाइकिल बरामद की हैं। सीआईए थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि गश्त के दौरान बिना नंबर मोटरसाइकिल पर घूम रहे 3 लड़कों को रुकवाया। पूछताछ में तीनों से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कागजात देखने पर मालूम हुआ कि मोटरसाइकिल चोरी की है। आरोपी की पहचान रोहताश सुनील और जयसूरिया निवासी गुड़ियाखेड़ा के रूप में हुई है। नांगल चौधरी के अनाज मंडी में एक व्यापारी पर अज्ञात बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। अज्ञात युवकों ने हमला कर कैश छीनने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। व्यापारी के सिर पर चोट लगने के बाद घायल व्यापारी किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपनी जान बचाते हुए एक दुकान तक पहुंचा, जिसके बाद जानकारी पुलिस को दी गई। और वहीं पुलिस ने देर रात मुकदमा दर्ज कर बाइक के आधार पर कार्रवाई शुरू भी कर दी, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। रेवाड़ी में इन दोनों अपराधी इस कदर बेखौफ हो चले कि उनमें पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है और आमजन ही नहीं, व्यापारी ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी यहां खतरे में पड़ा हुआ नजर आ रहा है। व्यापारियों पर हमलों का गवाह बन चुके रेवाड़ी शहर में अब पत्रकार भी अपराधियों के निशाने पर आ गए। इसी के चलते रेवाड़ी में सोमवार सुबह सवेरे बदमाशों ने फिर से अलग अलग स्थानों पर 2 वारदातों को अंजाम दे डाला, जिसमें एक व्यापारी और एक पत्रकार बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। प्रदेश में बेखौफ बदमाशों का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला रोहतक के गांव खिडवाली से सामने आया, जहां खेतों में 3 बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल अभी तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया और वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। करनाल के आरकेपुरम गली में एक घर से व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शव कई दिनों पुराना है। बता दें कि उस घर से कई दिन से गंध आ रही थी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को घर में 65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिला। बताया जा रहा है कि मृतक घर में अकेला रहता था। पुलिस और एफएसएल की टीम मामले की जांच में जुट गई है। फतेहाबाद के टोहाना में एक युवक ने मानसिक तनाव के चलते ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान वाल्मीकि मोहल्ला निवासी गौरव के रूप में हुई है। राई में नेशनल हाईवे 44 पर देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। देर रात हादसे का शिकार होने के बाद मृतक के ऊपर से रात भर वाहन गुजरते रहे। बताया जा रहा है कि मृतक प्रशांत गांव सेवली का रहने वाला था। मृतक के परिजनों ने बताया कि प्रशांत रात 8:30 बजे के बाद से घर से लापता था, जिसके बाद उन्हें सुबह सूचना मिली कि वो हादसे का शिकार हो गया है। पिहोवा के सरकारी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यमुनानगर के गांव दड़वा में अचानक खेतों में भीषण आग लग गई, जिसकी लपटों ने काफी खेतों को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत ये रही कि किसानों की खेतों की फसल कट चुकी थी और उसमें सिर्फ फसल से निकले पानी और भूसे ही थे। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। इसीलिए सोमवार को दिल्ली के कालकाजी मंदिर प्रशासन ने मंदिर के कपाट बंद करने का फैसला किया। प्रशासन ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते कालाबाजारी भी लगातार बढ़ रही है और कालकाजी मंदिर के कपाट जो है 22 अप्रैल तक श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाएंगे। पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग अरीना में शानदार वापसी करते हुए क्लीन एवं जर्क में विश्व रिकॉर्ड कायम करते हुए एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया।
बजरंग पूनिया को कोहनी की चोट की वजह से ताकुतो ओटोगुरो के खिलाफ फाइनल से हटने के कारण रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। बीसीसीआई की योजना 2021-22 घरेलू सत्र की शुरुआत इस साल सितंबर से सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट से करने वाले हैं। उन्होंने रणजी ट्रॉफी के लिए दिसंबर से 3 महीनों की विंडो भी तय कर दी, जिसे पिछले सत्र में कोविड-19 महामारी के चलते रद्द करना पड़ा था।